नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, ये भी बताओ, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। क्या बात है, ये आपका सही हो गया। नीमड़ा हत्याकांड किस नेता से जोड़ा है? मानगढ़ के लिए 1913 और नीमड़ा के लिए मोतीलाल तेजावत के नाम शामिल हैं। बहुत अच्छा। जब कहानी पता होती है तो जवाब देना आसान हो जाता है। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एक सारणी है, इसको केयरफुली देखो और इसका स्क्रीनशॉट लो। राजस्थान के ट्राइबल मूवमेंट और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भगत आंदोलन के नेता गोविंद गिरी, वर्ष याद रखना है 1883। रीजन डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ के मेन इवेंट्स, संप सभा की स्थापना, मानगढ़ हत्याकांड जो कि 1913 में हुए थे। अब देखो, एक ही आंदोलन, यहाँ के नेता मोतीलाल तेजावत थे, वर्ष याद रखना है 1921। और रीजन भोमट यानी मेवाड़। और यहाँ के मेन इवेंट्स, नीमड़ा हत्याकांड जो कि लाग बाग और बेगार के खिलाफ था। थैंक यू सर, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं। अब आते हैं बूंदी, जिसे बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये चला था 1923 से 1943 तक। बूंदी किसान आंदोलन में गुर्जर किसानों की संख्या अधिक थी। नेतृत्व पंच नैनूराम शर्मा, जो कि राजस्थान सेवा संघ के सदस्य रहे थे। अच्छा सर, 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड भी तो हुआ था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसानों की सभा पर इकराम हुसैन ने फायरिंग कर दी। नानक जी भील तथा देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इस समय नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। ये असफलता के कारण 1943 में समाप्त हो गया। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी मील की स्मृति में अर्जी गीत लिखा। इस किसान आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके मुख्य नेता याद रखना जरूरी है, जैसे पंच नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार। याद रहेंगे ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। हाँ हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो सर? सर पढ़ाएं और याद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अब अलवर किसान आंदोलन को देखते हैं। इसकी ईयर 1924 याद रखनी है। अलवर के किसानों ने जंगली सुअरों को मारने को लेकर एक आंदोलन चलाया, क्योंकि जंगली सुअरों को अलवर राज्य में मारने की अनुमति नहीं थी। अंत में किसानों को जंगली सुअरों को मारने की अनुमति मिल जाती है। जी सर। नेक्स्ट, नीमूचाणा किसान आंदोलन, आज का कोटपूतली बहरोड जिला। 14 मई 1925। 1924 में अलवर के महाराणा जयसिंह ने लगान की दरों में वृद्धि कर दी। इसके विद्रोह में अलवर के किसान आंदोलन करते हैं। 14 मई 1925 को नीमूचाणा ग्राम में एकत्रित होते हैं। छाजू सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर दी, जिसमें 156 लोग शहीद हुए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। जी सर, गॉट इट। अब शेखावटी किसान आंदोलन। यहां पर 1922 में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि कर दी। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में आंदोलन की खबरें छपती थी। 1925 में पैथिक लॉरेंस ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन की बात की। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है। इस सभा ने शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। महासभा का प्रथम अधिवेशन 1933 पलथाना सीकर। जी सर। 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के दिन ठाकुर देशराज ने जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करवाया। मुख्य पुरोहित खेमराज शर्मा, मुख्य यज्ञपति कुंवर हुकुम सिंह। ओके सर। अब कटराथल सम्मेलन सीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी डेट 25 अप्रैल 1934 याद रखनी है। शेखावटी के सीहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव की जाट महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी यानी कि हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया। ठाकुर देशराज की पत्नी श्रीमती उत्तमा देवी के ओजस्वी भाषण ने महिलाओं में साहस और निर्भीकता का संचार किया। ये तो बहुत साहसी काम था सर। बिल्कुल। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट सुनो। जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू, ये हुआ था 21 जून 1934 को। ढूंढलो झुंझुनू में ठाकुर ईश्वर सिंह ने खेती कर रहे किसानों पर गोलीबारी करवाई, जिसमें ठाकुर ईश्वर सिंह को 1.5 वर्ष की सजा हुई। ये प्रथम हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली।
अब देखो कूदन हत्याकांड भी देख लो। अब ये हुआ था 25 अप्रैल 1935 को। धापी देवी के उत्साहित करने पर किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। कैप्टन वेब ने वहां पर फायरिंग कर दी, जिसमें 4 किसान जो थे, चैतराम, टीकराम, तुल्हाराम, आशाराम, यहां शहीद हो गए। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। सर ये तो दर्दनाक था। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो। रामनारायण चौधरी लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में इस आंदोलन से संबंधित लेख लिखते थे। इस कारण शेखावटी की समस्या इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि निम्न सदन में उठी। ये मामला हाउस ऑफ कॉमन्स में मिस्टर लॉरेंस ने उठाया था। जब जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय यानी कि 1922 से 1949 ने इस पर दबाव पड़ा, तब उन्होंने आंदोलन की खबर तो ली, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, आपने आज टेस्ट क्यू ऐप चेक किया क्या? यहाँ पर डेली टेस्ट वाले सेक्शन में करंट अफेयर्स, राजस्थान के इतिहास, अलवर और शेखावाटी के किसानों ने भी अपने अधिकारों के लिए लंबा और कठिन संघर्ष किया। बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन 1926 में पंडित नयनूराम शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसका मुख्य कारण 25 प्रकार के लागबाग और बेगार थे। इस आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल 1923 को एक सभा चल रही थी, जिस पर पुलिस ने एसपी इकराम हुसैन के आदेश पर गोलीबारी की। इस घटना में नानक जी भील, जो मंच पर झंडा गीत गा रहे थे, शहीद हो गए। इस घटना को डाबी हत्याकांड कहते हैं। अब बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन की। इसका एक अनोखा कारण था जंगली सुअरों की समस्या, जो किसानों की फसलों को नष्ट कर देते थे। 1921 में शुरू हुए इस आंदोलन का एक और कारण भू राजस्व में अत्यधिक वृद्धि थी। उस समय अलवर के शासक महाराजा जयसिंह थे। इस आंदोलन की सबसे दुखद घटना नीमूचाणा हत्याकांड थी। 14 मई 1925 को नीमूचाणा गांव में किसान अपनी मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए थे। कमांडर छज्जू सिंह के आदेश पर सेना ने इस सभा पर मशीन गन से गोलीबारी की। इस नरसंहार में 250 से अधिक किसान मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। महात्मा गांधी ने इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की और इसे दोहरी डायर शाही यानी कि डबल डायरिज्म कहा। यह घटना एक और बात दर्शाती है, दमन के साथ साथ दुष्प्रचार का गठजोड़। जैसे कूदन हत्याकांड में हुआ, यहां भी सरकारी आंकड़ों ने हताहतों की संख्या को बहुत कम करके दिखाया, जबकि भारतीय और विदेशी समाचार पत्रों ने सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन की। ये 1922 में राव राजा कल्याण सिंह द्वारा करों में भारी वृद्धि के कारण शुरू हुआ था। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। सर, महिलाओं का क्या योगदान था? बहुत बड़ा। यह आंदोलन केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक सम्मान और अधिकारों की भी लड़ाई थी। 1934 में सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा किए गए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल गांव में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया, जिसने पूरे राजस्थान में महिला जागृति का एक नया अध्याय शुरू किया। अंजना देवी चौधरी जैसी महिलाओं ने भी इस क्षेत्र में राजनीतिक चेतना जगाई। अंजना देवी राजस्थान की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। कूदन हत्याकांड हुआ था। 1935 में हुए इस कांड की सच्चाई ब्रिटिश संसद में छिपाई गई थी, जहां केवल 4 किसानों की मौत बताई गई थी, लेकिन भारतीय समाचार पत्रों ने 37 से अधिक किसानों के शहीद होने का जिक्र किया था। ये तो बहुत ही भयावह था सर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बुरा। इन घटनाओं ने राष्ट्रव्यापी आक्रोश पैदा किया। इन आंदोलनों में महिलाओं का संगठित होकर नेतृत्व करना ये दिखाता है कि ये संघर्ष केवल करों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय और गरिमा के लिए भी थे। अब हम प्रमुख हत्याकांडों का तुलनात्मक विवरण देखते हैं, सुनो। मानगढ़ हत्याकांड 1913 में हुआ था। स्थान था मानगढ़ पहाड़ी। यहाँ पर 1500 प्लस भील भगत आंदोलन से संबंधित यहाँ पर ब्रिटिश सेना की गोलीबारी चलाई। ये तो बहुत बुरा हुआ था सर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बुरा। एक था नीमड़ा हत्याकांड, 1922 में हुआ था। स्थान था नीमड़ा गांव, विजयनगर। यहाँ पर 1200 प्लस आदिवासी शहीद हुए थे। ये एक के आंदोलन से संबंधित है, और सबसे जरूरी बात कि इसे दूसरा जलियांवाला बाग कहते हैं। एक था डाबी हत्याकांड, ये 1923 में हुआ। स्थान था डाबी गांव, बूंदी। यहाँ पर नानक जी भील शहीद हुए। बरड़ या बूंदी आंदोलन से संबंधित इकराम हुसैन के आदेश पर गोलीबारी की गई।
यहाँ पर भी बुरा हुआ सर। हाँ, नीमूचाणा हत्याकांड 1925 में हुआ। यहाँ पर स्थान था नीमूचाणा गांव अलवर। यहाँ पर 250 प्लस किसान शहीद। अलवर आंदोलन से संबंधित है और इसे गांधी जी ने दोहरी डायर शाही कहा। 250 किसान शहीद, वाकई में सर बहुत गलत हुआ। और अंत में कूदन हत्याकांड 1935, जो कि कूदन गांव सीकर में हुआ और यहाँ 37 से भी ज्यादा किसान शहीद हुए। और ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट है कि शेखावाटी आंदोलन से संबंधित ब्रिटिश संसद में हताहतों की संख्या छिपाई गई। तो हम इस आंदोलन से संबंधित हर एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान में और भी कई छोटे बड़े किसान आंदोलन हुए, जैसे भरतपुर किसान आंदोलन जो 1931 में भू राजस्व में वृद्धि और 1947 में बेगार के विरोध में हुआ था। यहाँ पर 95% कृषि भूमि राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। 1931 में एक नई भूमि बंदोबस्त नीति लागू की गई, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हुई, और इसके जवाब में राजस्व अधिकारियों ने इस अचानक वृद्धि का विरोध करना शुरू कर दिया। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने एक बड़े पैमाने पर किसान विरोध का आयोजन किया और उन्हें छोटे किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सर ये तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हाँ, और अब आते हैं मेव आंदोलन, जो हुआ था 1932-33 ईस्वी में। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। ये संस्था मुसलमानों के हितार्थ एक सांप्रदायिक संस्था थी। इसने मेवात के मेव जाति के लोगों में जनजागृति लाने का कार्य किया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के मेव नेता चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में मेवों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को यूरोप भेज दिया तथा इस आंदोलन की जांच करने के लिए अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया। 1934 ईस्वी में मेवों ने विद्रोह को समाप्त कर दिया। अब मुझे ये सब अच्छे से समझ आ गया है सर। ये केवल इतिहास नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है। बिल्कुल। और अब आते हैं बीकानेर किसान आंदोलन। ये थे गंगनहर क्षेत्र के आंदोलन। गंगनहर क्षेत्र? गंगनहर परियोजना का शिलान्यास 5 दिसंबर 1925 को स्वयं महाराजा गंगा सिंह ने किया था। इस नहर का नाम महाराजा के नाम पर ही गंगनहर रखा गया। ये नहर पंजाब की सतलज नदी से निकाली गई थी। 26 अक्टूबर 1927 को इसका विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया था, जिसके साथ ही इससे सिंचाई आरंभ हो गई। इस नहर के निर्माण के साथ ही पंजाब से अनेक किसान कृषि कार्य हेतु बस गए थे। अप्रैल 1929 में जमींदार एसोसिएशन का गठन किया तथा दरबाना सिंह को अपना अध्यक्ष नियुक्त कर इसकी शाखाएं श्री गंगानगर मुख्यालय सहित श्री करणपुर, पदमपुर, अनूपगढ़ एवं रायसिंह नगर में खोली गईं। इस संगठन के निर्माण के साथ ही इस क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन आरंभ किया। सर्वप्रथम 10 मई 1929 को श्री गंगानगर में आयोजित जमींदार एसोसिएशन की बैठक में अपनी समस्याओं का एक मांग पत्र तैयार किया। जमींदार एसोसिएशन 1929 से आरंभ होकर 1947 तक अपने सदस्यों के हितों को पूरा करती रही। अधिकांशतः इसकी गतिविधियां संवैधानिक व शांतिपूर्ण ही रहीं। अब देखो जागीर क्षेत्रों में किसान आंदोलन। बीकानेर के अधिसंख्यक निवासी जाट जाति के लोग ही थे, किंतु ये आंदोलन जातिवाद से मुक्त ही था। इन क्षेत्रों में जागीरदार लगभग 37 प्रकार की लाग बागें किसानों से लेते थे। मूल रूप से लाग बागों व बेगार के विरोध में ही किसान आंदोलन आरंभ हुए थे। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1937 में उदरासर के किसानों ने की थी, जब उन्होंने गैरकानूनी लाग बागों तथा बेगार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी। यहाँ के किसानों के नेता जीवन चौधरी ने बीकानेर किसानों की समस्याएं महाराजा के समक्ष प्रस्तुत की, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। ओके सर। एक षड्यंत्र था, बीकानेर षड्यंत्र। इसके बारे में भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अप्रैल 1932 में जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, तब उनके पीछे बीकानेर दिग्दर्शन नाम के पर्चे बांटे गए, जिनमें बीकानेर शासन की वास्तविक दमनकारी नीतियों का खुलासा हुआ। लौटकर महाराजा ने जनसुरक्षा अधिनियम लागू किया। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहादुर, सत्यनारायण सर्राफ, बद्री प्रसाद और खूबचंद सर्राफ को बीकानेर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। अच्छा सर। एक और किसान आंदोलन के बारे में सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूधवा खारा किसान आंदोलन, चूरू।
1944 ईस्वी में यहाँ के जागीरदारों ने बकाया राशि के भुगतान का बहाना कर अनेक किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया। बीकानेर प्रजा परिषद ने हनुमंत सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन का समर्थन किया। अब सुनो, कांगड़ कांड रतनगढ़ चूरू संबंधित है। इसमें क्या हुआ सर? 1946 ईस्वी में बीकानेर में हुआ। कांगड़ वर्तमान में रतनगढ़ चूरू में है। ठाकुर गोप सिंह ने किसानों पर अत्याचार किए, जिसकी बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा निंदा की गई। कांगड़ कांड बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना है। अब देखो मारवाड़ के कृषक आंदोलन। हाँ सर, इसके बारे में तो अभी बताया नहीं। नहीं, जब मैंने कहानी शुरू की है तो इसको अच्छे से ही खत्म करूंगा, चिंता मत करो। मारवाड़ में 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा नामक प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी। इसके पश्चात 1921 में मारवाड़ सेवा संघ का दूसरा राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ, जिसका कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत था। मारवाड़ का तौल आंदोलन चांदमल सुराना व उनके साथियों ने ये आंदोलन जोधपुर सरकार द्वारा 1920-21 में 100 तौले के सेर को 80 तौले के सेर में परिवर्तित करने के निर्णय के विरोध में प्रारंभ किया। अंततः सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। वाह सर, ये बातें मारवाड़ के बारे में। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट, मारवाड़ हितकारिणी सभा के अंतर्गत आंदोलन 29 अक्टूबर 1923 को जोधपुर राज्य की काउंसिल ने राज्य के राजस्व में वृद्धि के ध्येय से राज्य के बाहर पशुधन निर्यात करने का आदेश प्रसारित किया। इसके विरोध में मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में 15 जुलाई 1924 को जोधपुर शहर में जनसभा का आयोजन हुआ, जिससे अपनी मांग मनवाने के लिए राज्य पर दबाव बनाया जा सका। बढ़ते हुए जनदबाव को देखते हुए राज्य ने 15 अगस्त 1924 को इनकी मांग स्वीकार कर ली। किसानों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से सभा ने 2 पुस्तिकाएं क्रमशः पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था प्रकाशित की। अब देखो एक कांड के बारे में समझाता हूं, जिसका नाम है चंद्रावल और डाबड़ा कांड, जो 1947 हुआ था। बता दो सर इसके बारे में भी। मारवाड़ के सोजत परगने के चंद्रावल गांव में 1945 में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक सम्मेलन किया। उन पर लाठियों और भालों से हमला किया गया, जिनमें अनेक घायल हो गए। 13 मार्च 1947 में डिडवाना परगने के डाबड़ा में मारवाड़ लोक परिषद एवं मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ। जब यह सम्मेलन आरंभ हुआ तो उन पर हमला किया गया, जिसमें अनेक लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए तथा सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड की पूरे देश में समाचार पत्रों यानी बंबई के वंदे मातरम, जयपुर के लोकवाणी, जोधपुर के प्रजासेवक और दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स ने निंदा की। जी सर। अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसकी यहाँ जाकर प्रैक्टिस कर लो तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे मजे की बात है, ये सभी क्विज बिल्कुल फ्री हैं। अरे सर क्या बात करते हो, ये क्विज जब डाली गई थी तभी मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था और मैंने तो उसी टाइम इनको कंप्लीट किया। मज़ा ही आ गया सर। लेकिन अब किसान आंदोलन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं वापस से इन क्विज को सॉल्व करूंगी, जिससे मेरा अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और आपको पता है, आज टेस्ट क्यू आरपीएससी टेलीग्राम ग्रुप पर 1857 की क्रांति पर 50 क्वेश्चन की लाइव क्विज हुई थी शाम को 6 बजे। मैं आपको रोज बोलता हूं, इसको ज्वाइन करने में फायदा है। यहां पर रोज शाम को 6 बजे क्विज होती है और एग्जाम की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लाइव होते हैं। रोज शाम को 20 मिनट का समय निकाला करो, ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी। हाँ सर, मैंने तो कर रखा है और 6 बजे इस क्विज में भी मज़ा ही आ गया। लेकिन मैं हमारी सभी दोस्तों को बोलना चाहती हूँ कि आप भी टेस्ट क्यू ऐप को डाउनलोड कर लो और टेस्ट क्यू आरपीएससी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये आपकी सिलेक्शन की वजह बनने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में बहुत जल्द। आपके प्यार और समर्थन के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। जय राजस्थान। यार, ये राजस्थान का एकीकरण वाला चैप्टर दिमाग का दही कर रहा है। इतने सारे चरण, तारीखें, रियासतें, सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि दिमाग में घुस ही नहीं रहा। और एग्जाम सर पर है, क्या करूँ, सब कुछ गड़मड़ हो रहा है। अरे वाह, तू तो वही गलती कर रही है जो मैंने पहले की थी। राजस्थान का एकीकरण कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है यार, ये तो भारत की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। चिल यार, तू इसे इतिहास की किताब की तरह क्यों पढ़ रही है? देख, ये टॉपिक मूवी या वेब सीरीज की तरह है। इसमें भी हीरो हैं, साइडकिक हैं, विलन हैं और बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट हैं। अगर एक बार तू इस कहानी को समझ गई ना, तो फैक्ट्स खुद ब खुद दिमाग में छप जाएंगे। मूवी? ये कैसे? देख, किसी भी मूवी की शुरुआत में सबसे पहले क्या होता है? एक इंट्रो
एक बैक स्टोरी? तो चल हम भी वहीं से शुरू करते हैं। इमेजिन कर कि ये 1947 का भारत है। आज़ाद हो गया है, लेकिन रियासतें अभी भी अपने मन की कर रही हैं। और फिर शुरू होती है हमारी मिशन एकीकरण। वाह, ये तो मजेदार लगता है। चल ठीक है, आज ट्राई करते हैं। ये आइडिया तो सही है, पर इतने सारे फैक्ट्स याद कैसे रहेंगे? जैसे आज़ादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? ये कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की जोड़ी की, जिन्होंने इस असंभव काम को संभव बना दिया। ये कहानी सिर्फ राजस्थान के गठन की नहीं है, बल्कि उस समय के हमारे देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती की है। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तो अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत देसी रियासतों के साथ हुई अपनी सारी संधियां समाप्त कर दी थीं। इसका मतलब था कि ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थीं, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकती थीं। 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़ और निमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। कुल मिलाकर 23 यूनिट्स थीं, और इन सब को एक करने में कितना समय लगा पता है? पूरे 8 साल 7 महीने और 14 दिन, या अगर दिनों में याद रखना है तो 3144 दिन। यार, हम तो यहाँ एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं पढ़ने का। अगर तुमको ये तरीका पसंद आए ना, तो बस एक छोटा सा काम कर देना, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमारे साथ पढ़ोगे ना, तो पूरा चैप्टर बातों बातों में याद हो जाएगा और बोरियत तो कभी पास भी नहीं आएगी। तो चल, कहानी का पहला सीन शुरू करते हैं। 1947 में जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी उलझन छोड़ दी। भारत में कुल 562 रियासतें थीं, और उन्होंने इन सबको स्वतंत्र रहने या भारत या पाकिस्तान में विलय करने का विकल्प दे दिया था। ये एक तरह का राजनीतिक अराजकता का माहौल था, जिसमें भारत के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा था। हाँ, और राजस्थान की रियासतें भी तो बहुत अलग अलग थीं, कुछ बड़ी, कुछ छोटी। बिल्कुल, और इसीलिए इन सारी रियासतों को एक धागे में पिरोने के लिए भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की। अब हर टीम में एक लीडर और एक स्ट्रैटेजी मास्टर होता है ना? तो इस टीम के लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, और उनके सचिव थे वीपी मेनन, जो एक मास्टरमाइंड थे। उनकी स्ट्रैटेजी ने ही इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाया। ओह, यानी सरदार पटेल ने ये पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। सही पकड़ी। उनका मानना था कि इन रियासतों का भारत में विलय सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता का सवाल है। इसीलिए उन्होंने 2 शर्तें रखीं। रियासत की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो, रियासत की आने वाली आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। इन दोनों शर्तों को जो रियासतें पूरा नहीं करती, उन्हें भारत में विलय करना होगा। लेकिन क्या तुझे पता है, राजस्थान में बहुत सारी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थीं। जैसे जोधपुर और टोंक रियासत तो पाकिस्तान में भी शामिल होने के बारे में सोच रही थीं। सोच, कितनी मुश्किल सिचुएशन थी। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मुझे लगा था कि सब खुशी खुशी मिल गए थे। यही तो ट्विस्ट है। राजपूताना के राजाओं में आपस में ही बहुत अविश्वास और ईर्ष्या थी। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने खुद भी राजपूताना, गुजरात और मालवा को मिलाकर एक राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अपने ही राजाओं के अहंकार और आपसी मतभेदों के कारण वो सफल नहीं हो पाए। इसी वजह से सरदार पटेल और वीपी मेनन को ये काम खुद संभालना पड़ा। ये कोई स्वाभाविक या आपसी विलय नहीं था, बल्कि भारत को बिखरने से बचाने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन की प्रक्रिया थी। सही में यार, अब ये कहानी लग रही है। तो अब इसके 7 एपिसोड्स कब शुरू होंगे? चल, अब शुरू करते हैं मिशन के 7वां एपिसोड्स। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट मिलेगा और एक नया किरदार मिलेगा। ध्यान से सुनना। एपिसोड 1, मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948। पहले एपिसोड में सरदार पटेल ने एक छोटा सा संघ बनाया, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर यानी ABCD रियासतें शामिल थीं। साथ में था नीमराना ठिकाना भी। इसे नाम दिया गया मत्स्य संघ। ये नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया था? ये तो मैंने कहीं पढ़ा था। एकदम सही। ये नाम प्रसिद्ध इतिहासकार KM मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। और पता है, इस संघ का उद्घाटन खुद सरदार पटेल की टीम के NV गाडगिल ने किया था। इसके राज प्रमुख थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री बने शोभाराम कुमावत। अच्छा, मुझे याद है, एक सवाल आया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 में।
कि मत्स्य संघ का नामकरण किसके प्रस्ताव पर किया गया था? देखा के.एम. मुंशी, ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आता है पूर्व राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948। इसमें हड़ौती और वागड़ की 9 रियासतें मिलती हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, इन सब को मिलाकर बना पूर्व राजस्थान संघ। रियासतें एक साथ, ये तो बहुत बड़ा काम था। हाँ, और बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने तो इस विलय पत्र पर दस्तखत करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। सोच कितना ड्रामेटिक था वो पल। इस संघ की राजधानी कोटा थी। राजप्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह बने और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। अच्छा, मुझे एक सवाल याद आ गया। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था कि राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था? गोकुललाल असावा। अब एक बोनस फैक्ट सुन, इसी संघ में वो रियासतें भी शामिल थीं जिन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, यानी जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। और एलडीसी 2022 में एक सवाल आया था कि कोटा के महाराव भीम सिंह किस संघ के राजप्रमुख थे? पूर्व राजस्थान संघ। देखा, कहानी में कितनी आसानी से याद हो रहा है। अब आता है संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। एपिसोड 2 में जो राजस्थान संघ बना था, उसमें अब सबसे प्राचीन और सबसे प्रतिष्ठित रियासत उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय होता है। उदयपुर का विलय क्यों हुआ इतनी आसानी से? आसानी से नहीं हुआ, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। बूंदी के राजा बहादुर सिंह अपने भाई भीम सिंह यानी कोटा के राजा और राजप्रमुख से नाराज थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके भाई के पास इतनी ताकत रहे, इसलिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा को विलय के लिए राजी किया। ये दिखाता है कि कभी-कभी व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता भी एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का कारण बन जाती है। उदयपुर के विलय से संघ का नाम बदलकर संयुक्त राजस्थान हो गया। इस संघ की राजधानी उदयपुर थी। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया गया और प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। इसका उद्घाटन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा, आरएएस प्री 2021 में एक सवाल आया था कि किस रियासत के विलय के बाद संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था? उदयपुर का विलय 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। अब आते हैं एक और प्रमुख चरण पर। और ये चरण है चौथा, जिसे कहते हैं वृहत राजस्थान, जिसकी डेट 30 मार्च 1949 याद रखनी है। यह कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसे हम गोल्डन फेज भी कहते हैं। इस एपिसोड में संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिलती हैं: जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। याद रखने के लिए 4J से याद रख। इनके विलय से बना वृहत राजस्थान। ये तो बहुत बड़ी रियासतें थीं। राजधानी किसको बनाया गया होगा? यही तो सबसे बड़ा झगड़ा था। हर कोई अपनी राजधानी चाहता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। लेकिन सबको खुश करने के लिए दूसरे विभागों का बंटवारा भी किया गया। ये विभागों वाला सवाल तो एग्जाम में बहुत आता है। आरएसएम एसएसबी पटवारी 2021 में पूछा था कि राजस्थान का कौन सा विभाग कृषि विभाग को समर्पित किया गया था? भरतपुर को। और सुन, न्याय विभाग जोधपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, खनिज विभाग उदयपुर को और वन विभाग कोटा को दिया गया था। ये सब अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका उद्घाटन खुद सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था। इस संघ के महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय बने थे। मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। यार, ये सारे फैक्ट्स और उनके लिंक्स याद रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई को स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। तुझे पता है, टेस्ट क्यू ऐप पर ये सारे फैक्ट्स वन लाइनर क्विज और मॉक टेस्ट के रूप में दिए गए हैं। उनकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगी ना, तो 85% से भी ज्यादा प्रश्न एग्जाम्स में सीधे मिल सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आता है ना कि एग्जाम के दिन कोई स्ट्रेस ही नहीं होता। और रोज फ्री क्विज भी होती हैं जो तेरी तैयारी में 4 चांद लगा देंगी। ऐप डाउनलोड करने में कंजूसी मत करना। अच्छा, अब आते हैं हम एपिसोड 5 पर, जिसका नाम पड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान। डेट याद रखनी है 15 मई 1949। एपिसोड 4 में वृहत राजस्थान बन गया था, लेकिन मत्स्य संघ अभी भी अलग था। हाँ, और उसकी रियासतें तो यूपी में भी मिलना चाहती थी ना? बिल्कुल, धौलपुर और भरतपुर यूपी में जाना चाहते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए शंकर राव देव समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया और इस तरह इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान हो गया। आरएएस प्री 2022 में ये सवाल था कि किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय हुआ?
हाँ, शंकरराव देव समिति। बता, ये प्रश्न तेरे को टेस्ट क्यू ऐप पर ही मिला ना? देख, टेस्ट क्यू ऐप पर ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो सीधे एग्जाम में मिलते हैं, इसीलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस जरूर करियो। और हाँ, यहाँ पर वीडियो कोर्सेज भी आरएएस अधिकारियों द्वारा करवाए जाते हैं। वाह अर्जुन, ये तो कमाल है। इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? और आरएएस अधिकारी? फिर तो कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर टेस्ट क्यू टीम की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा फाउंडेशन कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। इनकी वैलिडिटी पूरी 2 साल है। आप किसी भी टीचर का कोर्स ले लो और अपने एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग उनमें से स्टडी करो। और सबसे अच्छी बात, आपको घर बैठे यहाँ पर ऑफलाइन क्लास वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। वाह अर्जुन, मैं तो आज ही सारे कोर्सेज ले लेती हूँ। और अब आते हैं एकीकरण के छठे चरण पर, यानी एपिसोड 6। नाम राजस्थान, संघ, डेट याद रखनी है 26 जनवरी 1950। अब आ गया वो दिन जब हमारे प्रदेश को उसका नाम मिला। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत गणतंत्र बना, संयुक्त वृहत राजस्थान का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया। पर सिरोही का क्या हुआ? वो तो अभी तक मिला नहीं था। यही तो कहानी का आखिरी ड्रामा है। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में 26 जनवरी 1950 को आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया। पटेल चाहते थे कि आबू देलवाड़ा गुजरात का हिस्सा बने। इस पर पटेल ने एक विवादास्पद बयान भी दिया था। राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल सिरोही में था, जो राजस्थान में आ गया था। रीड 2022 में सवाल आया था कि किस तारीख को राजस्थान का नाम बदलकर राजस्थान किया गया था। 26 जनवरी 1950। ये तारीख तो हर भारतीय को याद होनी चाहिए। और अब आता है पुनर्गठित राजस्थान, यानी 1 नवंबर 1956। कहानी का ग्रैंड फिनाले। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। इस आयोग में फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर जैसे दिग्गज थे। इस चरण में क्या क्या मिला? इस चरण में अजमेर मेरवाड़ा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, सिरोही का शेष भाग आबू देलवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाए गए। बदले में झालावाड़ जिले का सिरौंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। यानी अब हमारा राजस्थान पूरा हो गया? हाँ, और इसी दिन 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह राज्यपाल का पद बनाया गया। राजस्थान के पहले राज्यपाल बने गुरमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। सुन अर्जुन, वीडियो मेंस 2021 में एक सवाल था कि राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? 1 नवंबर 1956। और ये भी याद रख, आरएएस प्री 2022 में पूछा गया था कि अजमेर मेरवाड़ा और आबू का विलय किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? जवाब है राज्य पुनर्गठन आयोग। और अब चलते हैं द ग्रैंड फिनाले, फाइनल रिवीजन की ओर। यार अर्जुन, सीरियसली मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये टॉपिक इतना मजेदार हो सकता है। अब मुझे सब याद हो गया है। डेट्स, नाम, रियासतें, सब दिमाग में कहानी की तरह चल रहा है। यही तो मजा है। चल अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। तू सवाल पूछ, मैं फटाफट जवाब दूंगा। चलो बताओ फिर। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और शंकरराव देव समिति का संबंध किससे है? मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय से। अच्छा बताओ, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। सिरोही का पूर्ण विलय किस वर्ष हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक मुश्किल चैप्टर को एक मूवी की तरह समझकर हमने याद कर लिया। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाकी हैं, वो भी याद करेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए बस एक लाइक कर देना। और यार, आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम हर दिन अपने कंटेंट में सुधार करने की कोशिश करते हैं। हाँ, शेयर करो या मत करो वो तुम्हारी मर्जी है, पर एक कमेंट और लाइक जरूर कर देना। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। अब देखो, महत्वपूर्ण तिथियां। एकीकरण शुरुआत 18 मार्च 1948। एकीकरण पूर्ण 1 नवंबर 1956। कुल समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये तो बहुत ही सिस्टमैटिक जानकारी मिली। एकीकरण में कौन से राज्यों की स्वतंत्र रहने की शर्त थी? रियासती सचिवालय ने ये शर्त रखी थी कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, वे स्वतंत्र रह सकती हैं। राजस्थान में केवल 4 रियासतें इन शर्तों को पूरा करती थीं: मेवाड़ यानी उदयपुर, मारवाड़ यानी जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। अब तो सब क्लियर है। चैनल भी बहुत अच्छा है। इतनी बेहतरीन जानकारी मिली है। हाँ यार, अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार क्लास देख ले तो पूरा चैप्टर बातों ही बातों में याद हो जाएगा। अब हम 20 इंपॉर्टेंट PYQs करेंगे जो आपकी इस क्लास में जान फूंक देंगे। हाँ, चल
अब कुछ और प्रीवियस ईयर प्रश्न देखते हैं जो तेरी एग्जाम में काम आएंगे। ये प्रश्न रीट मेन 2021 में पूछा गया था। राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा। अरे हाँ, गोकुललाल असावा के बारे में बताओ। गोकुललाल असावा राजस्थान संघ दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। वे एक अनुभवी राजनेता थे। एक प्रश्न हाईकोर्ट ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था कि एकीकरण के किस चरण में कुशलगढ़ ठिकाने का विलय हुआ? द्वितीय चरण में राजस्थान संघ में। कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ था? कुशलगढ़ बांसवाड़ा के क्षेत्र में स्थित था और दूसरे चरण में बांसवाड़ा रियासत के साथ पूर्व राजस्थान संघ में मिला दिया गया था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना था। अब नेक्स्ट, ये प्रश्न वीडियो 2021 में पूछा गया था कि फजल अली की सिफारिशों के आधार पर कौन सा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया? बताओ उत्तर। आबू एवं देलवाड़ा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में। पुलिस कांस्टेबल 8 नवंबर 2020 में पूछा गया था कि राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर मेरवाड़ा। अब अजमेर मेरवाड़ा के बारे में और बताओ। बहुत अच्छा। अजमेर मेरवाड़ा भारत की आज़ादी के समय एक केंद्र शासित प्रदेश था जो सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में था। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। 1956 में इसे राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। ये प्रश्न सीईटी 2022 में पूछा गया था कि मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख कौन था? तेज सिंह अलवर। ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 में पूछा गया था कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। चलो अब गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में बताओ। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया था। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन हुआ था। अब थोड़ा सा एकीकरण के बाद का राजस्थान देखें क्या? हाँ, डेफिनेटली। ये भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एकीकरण पूरा होने के बाद राजस्थान में कुल 26 जिले थे। बाद में नए जिले भी बनते गए। एकीकरण के बाद बने जिलों के बारे में बताइए। तो 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बना। 28वां जिला बारां को 10 अप्रैल 1991 में बनाया गया। 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 को बना और 30वां जिला राजसमंद को 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया। एक प्रश्न आया था अर्जुन, पटवारी 2022 में पूछा गया था कि एकीकरण पूर्ण होने के समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले। वाह, अब तो मुझे राजस्थान का एकीकरण पूरी तरह से समझ में आ गया है। हाँ यार, और देख, अब तुझे पता है कि ये कोई सूखा टॉपिक नहीं है। ये तो भारत के इतिहास की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। अब लगे हाथ हम एकीकरण के नायक भी देख लेते हैं। हाँ जरूर, इनको कैसे भूल सकते हैं। तो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष, जिन्होंने 562 रियासतों को भारत में मिलाया। उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। टारगेट वीपी मेनन, पटेल के राइट हैंड और रियासती विभाग के सचिव। महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के शासक, जो राजस्थान यूनियन बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री। माणिक्यलाल वर्मा, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री और मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक। आरएएस प्री 2023 में पूछा गया था, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्जुन, अब मैं समझ गई हूँ कि राजस्थान का एकीकरण कैसे एक छोटे से मत्स्य संघ से शुरू होकर आज के राजस्थान तक का सफर है। ये वाकई में कमाल की कहानी है। बिल्कुल। और देख, ये केवल राजनीतिक एकीकरण नहीं था, ये सांस्कृतिक एकता, आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार की कहानी भी है। आज राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, और इसकी समृद्ध विरासत पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। हाँ, और टेस्ट क्यू ऐप से जो प्रैक्टिस की है उससे तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है। यहाँ के प्रश्न वाकई में परीक्षा में आते हैं। और टेस्ट क्यू आरपीएससी टेलीग्राम ग्रुप की लाइव क्विज भी तो है, शाम 6 बजे रोज। हाँ, और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है मैंने। वाकई में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो अब तैयार हैं एग्जाम के लिए? बिल्कुल। अब राजस्थान का एकीकरण मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गया है, बोरिंग टॉपिक नहीं। थैंक्स यार अर्जुन। अरे यार, ये तो मेरी खुशी की बात है। और हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी तुझे अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना जरूर। लाइक और शेयर भी कर देना। पक्का। और सभी दोस्तों को भी बताऊंगी कि राजस्थान का इतिहास इतना रोचक है। अब सुनो, एग्जाम के लिए अंतिम टिप्स बताओ। एकीकरण का समय 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कुल चरण 7 चरण। ग्रेट। और मुख्य व्यक्तित्व
सरदार पटेल, वीपी मेनन, हीरालाल शास्त्री। 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश बराबर वर्तमान राजस्थान। परफेक्ट, अब तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फायर। ऑल द बेस्ट। और हाँ, टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करना मत भूलना और टेस्ट क्यू आरपीएससी ग्रुप भी ज्वाइन करना। बिल्कुल, धन्यवाद अर्जुन, ये कहानी हमेशा याद रहेगी। इस तरह राजस्थान एकीकरण की ये रोमांचक कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें। थैंक यू। जय हिंद। जय राजस्थान।